नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनंता यहाँ पर किंग ने जहाँ पर उन पंछियों को दफनाया था वहाँ पर हमेशा पानी देती थी। और एक दिन जब किंग ने उसे कहा कि तुम यहाँ पर अब मत आया करो इन पौधों की देखभाल करने के लिए, यहाँ पर इन पौधों को कोई और संभाल लेगा, तब अनंता कहती है कि ये सब करना मुझे अच्छा लगता है ताकि मेरा पश्चाताप थोड़ा बहुत तो कम हो। इधर एक दिन ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन अनंता की एक दोस्त की शादी होने वाली थी। वो अब अनंता को अपनी शादी में आमंत्रित करने के लिए कहती है। इधर अनंता भी, क्योंकि अनंता अभी खुद शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनंता अब अपनी दोस्त की शादी में जाने वाली थी। अनंता आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुई थी। उसने यहाँ पर अपना अच्छी तरह से उस जमाने में जैसे जो भी हल्का फुल्का जो मेकअप होता था वह, क्योंकि हमारे साउथ इंडिया में लड़कियाँ जिस तरह से चोली पहनती हैं उनके नीचे एक घाघरा होता है, बिल्कुल वैसे ही ड्रेस के गेटअप में अच्छी तरह से तैयार होकर अनंता उस शादी में गई थी। इधर अनंता जब उस शादी में पहुंचती है तो उसकी दोस्त तो आज सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अपनी दोस्त को इस तरह से देखकर अब अनंता कहती है, तुम तो सच में बहुत ही सुंदर लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। इधर वे दोनों दोस्त अब थोड़ी देर बातें करते हैं, तभी उनकी शादी का मुहूर्त हो जाता है और अनंता उस शादी को बड़े ही आराम से देख रही थी। उधर उसकी दोस्त ने भी यहाँ पर अपनी शादी के सारे ही रिचुअल्स को उस समय पूरा कर लिया था और उसकी विदाई भी हो गई थी। अब उसकी दोस्त की विदाई के बाद अनंता अपने घर पर आ जाती है। अनंता भी यहाँ पर बहुत ही खुश थी कि उसकी दोस्त की शादी हो गई है, क्योंकि उसकी दोस्त खुद इस शादी से बहुत ही खुश थी। हालांकि अनंता को अभी शादी करना पसंद नहीं था। अनंता थोड़ी सी इस समाज में आयुर्वेद में अपनी जगह बनाना चाहती थी। वो थोड़ा मेडिकल की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन अनंता को क्या पता था कि अगले ही दिन उसे एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर खुद उसे भी बहुत ही दुख होगा, क्योंकि अगले दिन उस लड़की की मौत हो गई थी जिस लड़की की शादी पहले ही दिन हुई थी, और वो तो अनंता की बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। जैसे ही अनंता को अपनी दोस्त की मौत की खबर पता चली तो अनंता को बहुत ही हैरानी हुई कि आखिर अचानक से ऐसा उसकी दोस्त के साथ क्या हो गया। अनंता अब अपने आप को उसके घर जाने से नहीं रोक पाई, इसलिए अनंता भागकर अब वहां पर उसके घर की तरफ बढ़ जाती है। और इधर अपनी दोस्त को ऐसे मरा हुआ देखकर अब अनंता के तो एकदम से ही हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन अब अनंता अपने आप को संभालती है और अब अपने आप को संभालते हुए पहले तो वो अपनी दोस्त के पास जाकर बैठती है, उसे बस ऐसे ही देखती रहती है। तभी उसकी नज़र उसकी दोस्त के पति के ऊपर पड़ती है, इसलिए अनंता अब सीधे ही उसके पति के पास चली जाती है और उसके पति के पास जाकर कहती है, क्या किया है तुमने मेरी दोस्त के साथ? ऐसे कैसे मर गई वो? अरे पता है कल ही तो उसकी शादी हुई थी और वो अपनी शादी में कितनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती। तो अब तुम ही बताओ कि आखिर उसके साथ तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो एक ही दिन के बाद मर गई? ये क्या अभी उसकी इस दुनिया को छोड़कर जाने की उम्र थी क्या? अनंता की इस बात पर अब उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो अनंता से कहता है, ये क्या मैंने क्या किया है? ये बस एक हादसा था और कुछ भी नहीं। वैसे भी तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों का बीच में बोलने का कोई हक ही नहीं है, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ और अपना मुंह बंद रखो। जाओ यहाँ से, और हाँ दोबारा यहाँ पर मत आना,
क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया है, जो हुआ है बस वो एक हादसा था। इधर उस लड़के की ये बात सुनते ही अनिका को गुस्सा, यहाँ पर अनंता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। अनंता का मन कर रहा था कि वो यहाँ पर उस लड़के के मुंह पर एक जोर का पंच लगा दे, लेकिन अनंता अभी वहाँ पर ही और ज्यादा हंगामा खड़ा करना नहीं चाहती थी। अनंता अब उस लड़के को कहती है, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हाँ याद रखना, मैं ऐसे ही बिल्कुल शांत तो नहीं बैठूंगी। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी दोस्त को मारा है। मेरे दोस्त की मृत्यु कोई हादसा नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम पर पूरा शक है कि जो कुछ किया है तुमने ही किया है। इसलिए तुम देखना, ये बात अब मैं मिस्टर किंग तक पहुँचाऊंगी, और जब मिस्टर किंग तक ये बात जाएगी तो तुम्हें जवाब देना होगा। इवन तुम्हें ही नहीं, तुम सभी को ही जवाब देना होगा, तुम्हारे साथ जो कोई भी इस चीज में शामिल है। अब उस लड़के को ये धमकी देते हुए ही अनंता भागते हुए ही अब सीधा ही अब अपने पापा के आश्रम में आ जाती है, क्योंकि ये बात तो अनंता भी जानती थी कि उस समय में लड़कियों को कितना दबा कर रखा जाता था। इसलिए अनंता अब वहां से जल्दी से आश्रम में आती है, और आश्रम में आने के बाद क्योंकि अब उसके पापा ने खुद किंग को शागिर्द चुना था, इसलिए अब जितने भी फैसले थे वो अब किंग को ही लेने थे। इसलिए अब वो सीधा ही किंग को आश्रम में आने के बाद आवाज लगाने लगती है, मिस्टर किंग कहाँ है आप? प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनंता वहां पर आश्रम में पहुंचकर ऐसे चिल्ला रही थी। इधर कुछ ही देर के बाद जब किंग के कानों में वहां पर अनंता के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, तो किंग अब अपने कमरे से निकलकर सीधे ही वहां पर बाहर आ जाते हैं, जहां पर अनंता उन्हें पुकार रही थी, और अब वो एकदम उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही किंग वहां पर अनंता के पास आते हैं, तो अब अनंता किंग को सारी ही बातें बताने लगती हैं कि किस तरह से एक दिन पहले ही उसकी दोस्त की शादी हुई थी और आज अचानक से उसकी मृत्यु भी हो गई। इधर अनंता की ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब किंग पूरी तरह से ही खामोश थे, लेकिन किंग अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन उधर दूसरी तरफ राजेश्वर पीरामल, जो कि यहाँ पर ये सारी ही बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए किंग के बोलने से पहले ही अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जरूर इसमें उस लड़की ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और वैसे भी अनंता, तुम इन सब में मत पड़ो, तुम अपना देखो। अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल की ये बात सुनते ही अनंता को एकदम से ही बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो इन रूढ़िवादी रीति रिवाजों से पहले से ही परेशान थी। इसलिए अब अनंता कहती है, तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? मैंने तुमसे तो कोई फैसला नहीं मांगा है ना, और ना ही मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ, और ना ही तुम कोई किंग हो। इसलिए मैंने जिससे इस बात में हेल्प लेने के लिए कहा है उसका फैसला वो सुनाएंगे, अभी तुम चुप रहो। अब ये कहते हुए ही अनंता अब किंग की तरफ देखने लगती है। इधर अनंता की इस बात को सुनकर तो राजेश्वर पीरामल को गुस्सा तो बहुत आता है, और गुस्से में वो अपना जबड़ा भी पीसते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अब वहां पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इधर अब अनंता किंग को देखती है एक उम्मीद के साथ कि शायद किंग अब कुछ कहेंगे, लेकिन जब किंग ने कुछ नहीं कहा तो अब यहाँ पर अनंता का गुस्सा एकदम से ही फूट जाता है, क्योंकि इन रीति रिवाजों से वो तो पहले से ही परेशान थे। उसे अच्छी तरह से पता था कि इन सारी ही रीति रिवाजों की वजह से, इतनी अर्ली एज में लड़कियों की शादी होने की वजह से, लड़कियों के साथ यही सब होता आ रहा था इतने सालों से। इसलिए अब अनंता किंग की तरफ देखते हुए अब कहती है, न जाने कितने ही सालों से हम लड़कियां ही इस समाज का शिकार होती आ रही हैं। कभी सती प्रथा के नाम पर, कभी बाल विवाह के नाम पर, तो कभी दहेज प्रताड़ना के नाम पर, और इससे भी मन नहीं भरता इन लोगों का, तो फिर गर्ल चाइल्ड को इस दुनिया में ही आने ही नहीं देते हैं। देश आजाद हो गया है, लेकिन लोग अभी भी अपनी सोच के गुलाम हैं। अरे क्या फायदा है कैसी आजादी का जिसमें एक लड़की खुलकर अपना सांस नहीं ले सकती, और हर तरह से बस उसे ही बेड़ियों में रखा जाता है, उसे ही हर तरफ से दबाया जाता है।
और शायद इसी के परिणाम से ही न जाने कितनी ही लड़कियों की ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। अरे कल मेरी दोस्त कितनी खुश थी, सच में उसकी खुशी को देखकर मैं भी बहुत ही खुश थी कि अगर वो शादी करना चाहती है तो कोई बात नहीं, बस उसे जिस तरह से वो आज खुश है उसे हमेशा से ही उसकी जिंदगी में खुशी मिले। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये खुशी बस उसकी उस दिन की थी, लेकिन देखो ना उसकी तो आज मृत्यु ही हो गई। पता नहीं उसके साथ उन्होंने ऐसा क्या किया है। प्लीज मिस्टर किंग, मेरी दोस्त को जस्टिस दीजिए और हाँ, ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी दोस्त को न्याय दिलाएंगे। इधर अनंता की इस बात को सुनकर तो अब किंग कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए ही किंग अब अपने एक आदमी से कहते हैं जाकर उन दोनों ही परिवारों से कहे कि किंग ने आधे घंटे में ही उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहा है। अगर वो नहीं आए तो फिर सजा के लिए तैयार रहना, क्योंकि उन्हें हर हाल में यहाँ पर आना ही होगा। उन्हें ग्राउंड में आने के लिए कहो। इधर किंग की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है ओके किंग, और ये कहते हुए ही वो आदमी साइकिल पर अब उस गांव में चला जाता है जहां पर वो शादी हुई थी। या अब किंग अभी अपने दोनों ही हाथों को पीछे फोल्ड करके अब एक गहरी सोच में चले जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा का पूरा कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं। और यहाँ किंग की नज़र अभी भी अनंता के ऊपर ही थी। अनंता के इस मासूम से चेहरे पर गुस्से और अपने दोस्त के खोने का गम साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर, क्योंकि किंग ने उस गांव में उसे आदेश को भेज दिया था, इसलिए उस आदेश के मुताबिक अब यहाँ पर लड़की वालों को लड़के वालों को दोनों ही परिवारों को अब वहां पर उस मीटिंग में आना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इस मीटिंग में नहीं आते तो यहाँ पर उन्हें पनिशमेंट भी दी जा सकती थी। इसलिए जब दोनों ही परिवार अब यहाँ पर आश्रम के इस ग्राउंड में एकत्रित हो जाते हैं तो अब यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग को शुरू होने के बाद यहाँ किंग का ऑरा ऐसा था कि डर के मारे लड़के से सच छुपाया ही नहीं गया, और वो भी यहाँ पर किंग के ऑरे को देखकर ही अपने आप ही सब कुछ सच बता देता है कि उसे गुस्सा आ गया था और उस गुस्से में ही उसके हाथों से ही उस लड़की की जान चली गई। इधर उस लड़के की ये बात सुनते ही अब किंग उस लड़के के ऊपर बहुत ही क्रोधित होते हैं, और अब किंग फैसला लेते हैं कि गांव वाले ही इसका फैसला करेंगे। इसलिए उस लड़के को वो उस गांव वालों के हवाले कर देते हैं और उस लड़की की फैमिली को सम्मान से जीने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय पर जिस लड़की की मृत्यु हुई थी, अगर उस समय उसकी कोई भी गलती निकलती या कुछ भी होती तो लड़की वालों को उस समय अपना सिर झुका कर रहना पड़ता। न जाने समाज उन्हें कैसे कैसे ताने देता, क्योंकि जिस तरह से राजेश्वर ने भी कहा था कि उस लड़की की ही गलती होगी, उस समय में सभी की सोच ही ऐसी होती थी कि शायद लड़की ने ही कुछ किया होगा, लड़की में ही कोई खोट होगा जिसकी वजह से उसकी जान गई। लेकिन अब यहाँ पर किंग सीधे सीधे फैसला करते हैं कि इसमें लड़की के परिवार की कोई भी गलती नहीं है, उन्हें कोई भी परेशान ना करे, उन्हें सम्मान से जीने का पूरा हक है। जहाँ एक तरफ किंग के डिसीजन ने यहाँ पर अनंता का दिल जीत लिया था, क्योंकि अनंता को पता था कि एक किंग ही है जो अभी उसकी हेल्प कर सकते थे, और जैसा उसने सोचा था किंग ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो वहीं अनंता की इस बेबाकी ने किंग के दिल में भी अनंता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया था, क्योंकि सच में किंग ने भी खुद नहीं सोचा था कि लड़कियों एक ऐसे समाज में रहते हुए जहां लड़कियों को बोलने तक का हक नहीं होता, वहां पर वो एक ऐसे इंसान से लड़ने के लिए चल पड़ी थी। न जाने वो इस लड़ाई में कितनी लड़ भी पाती, लेकिन फिर भी उसकी इस बहादुरी पर अब किंग सच में उससे इम्प्रेस होने लगे थे। इधर देखते ही देखते वक्त बीत रहा था, तो वहीं जहां पर बाकी सभी किंग के साथ बात करने से भी डरते थे, तो वहीं अनंता अपनी बात को बेबाकी से किंग के सामने कह देती थी,
क्योंकि अनंता किसी से भी नहीं डरती थी। ऐसे ही धीरे धीरे किंग और अनंता अब एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझने लगे थे, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं कही थी। दोनों में से किसी ने ये पहल नहीं की थी कि वो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। शायद वो खुद अब इस बात को खुद भी नहीं पहचान रहे थे, या अनंता अब अपने मन में कुछ सोच रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे को अब कोई नॉक करने लगता है। जैसे ही अब यहाँ पर अनंता के कानों में उनके दरवाजे को नॉक करने की आवाज आती है तो अब वो अपने सेंस में आती है, और जब अनंता दरवाजे को खोलने के लिए जाती है और खोलती है तो वो देखती है कि एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उस औरत को देखकर अब अनंता कहती है, दादी माँ आप यहाँ पर। इस बात पर वो औरत कहती है, आज आश्रम में मेरी छुट्टी है तो सोचा कि आज तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता लूं। अब उस औरत की इस बात को सुनते ही अनंता कहती है, अच्छा किया आपने, अंदर आइए। वो औरत अब दरवाजे को बंद करके कहती है, अनंता मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। अब उस औरत की इस बात को सुनकर अब अनंता कहती है, हाँ तो पूछो ना फिर। अब यहाँ पर अब वो औरत सीधे ही अनंता से कहती है, अनंता क्या तुम किंग से प्यार करती हो? अब उस औरत की इस बात पर अब अनंता अपनी नजरों को एकदम से ही चुराने लगती है, क्योंकि अनंता ने भी नहीं सोचा था कि वो औरत इस तरह से उससे एक ऐसा सवाल कर लेगी जिसके बारे में तो कुछ खुद अनंता को भी पता नहीं था। क्योंकि वो किंग को पसंद जरूर करती थी, लेकिन अभी अपने दिल की सिचुएशन को वो समझ नहीं पा रही थी। इसलिए अब वो अपनी नजरों को चुराते हुए अब कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब वो औरत कहती है, अच्छी बात है, और वैसे भी किंग जा रहे हैं, मैं बस इसीलिए कह रही थी। उस औरत की ये बात सुनते ही अब अनंता एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर किंग कहाँ जा रहे हैं। उसे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए अब वो एकदम से हैरान होते हुए ही अब कहती है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं किंग? और वो इस तरह से, ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ये कहते हुए ही अनंता अब अपने घर के दरवाजे को खोल देती है और वो भागते हुए ही आश्रम के अंदर जाने लगती है। इधर अनंता को इस तरह से भागता हुआ देखकर अब वो औरत भी समझ जाती है कि जरूर वो अब अपने मन ही मन से किंग को पसंद करने लगी है, नहीं तो भला उसे ये पता चलते ही वो ऐसे दौड़कर कैसे आश्रम में चली जाती। इधर दूसरी तरफ अनंता अब दौड़ते हुए यहाँ पर उस आश्रम में आ जाती है जहाँ पर किंग रहते थे। और अब वहाँ आश्रम में आने के बाद अब वो एक आदमी से कहती है, मिस्टर किंग कहाँ पर हैं? अनंता की इस बात पर अब वो स्टूडेंट कहता है कि वो तो अभी अपने रूम में है। इधर उस आदमी की ये बात सुनते ही अनंता अब स्टेयरकेस से सीधा ही ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। वो बस जल्दी से ही जाकर अब उनके दरवाजे को नॉक करने लगती हैं, क्योंकि अनंता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि किंग इस तरह से ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। इधर कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने किंग को देखकर अब अनंता को कुछ भी समझ में नहीं आया। कहीं किंग सच में उससे दूर ना चले जाए, इसलिए किंग को अपने सामने देखते ही अनंता बिना कुछ बोले ही उन्हें जोर से गले लगा लेती है। और अब गले लगाते हुए कहते हैं, तुम यही हो? मैं डर ही गई थी कि कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। वो दाई माँ ने कहा था कि तुम यहाँ से चले गए हो। अब यहाँ पर अनंता ने उसके मन में जो डर था, अपने डर को अब किंग के गले लगते हुए ही कह दिया, क्योंकि वो किंग को खोना नहीं चाहती थी। अब वो किंग से प्यार करने लगी थी। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, और तुम
पहले तुम दूर हटो। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें किसी ने इस तरह से मेरे कमरे में देख लिया तो ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा। इसलिए अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। क्योंकि किंग को भी अच्छी तरह से पता था कि अगर किसी ने भी अनंता को यहाँ पर देख लिया तो न जाने अनंता के कैरेक्टर के ऊपर भी कितनी ही बातें अनंता को सुननी ही पड़ेंगी, और साथ के साथ उसके गुरुदेव को भी। इसलिए उसकी इस बात पर किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, लेकिन मुझे इन चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वो बात अलग है कि इस प्यार को समझने में मैंने थोड़ा सा समय लगा दिया, क्योंकि मैं नादान थी, मुझे मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। वो तो शुक्र है दाई माँ का कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जाने के बारे में बता दिया। अगर मुझे ये बात पता ही नहीं चलता तो तुम तो ऐसे ही चले जाते और मुझे मेरी फीलिंग के बारे में भी पता नहीं चलता। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, तुम मुझे बिना देखे ही मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? क्या तुमने मेरी शक्ल देखी है क्या? अब किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे अच्छे से प्यार करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी नज़रों में अपने लिए वो एक स्पेशल फीलिंग देखी है। जो फीलिंग मेरी आंखों में तुम्हारे लिए होती है, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकती हूँ। अनंता की इस बात पर अब किंग के होठों पर समाइल तो थी, इसलिए अब वो अनंता को अब किंग भी एक जोर का हक कर लेते हैं और अब उसे एक जोर का हक करते हुए कहते हैं, ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ पर देख ले। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब अनंता खुद को किंग से अलग करती है और अब वो उसके रूम से जाने लगती है। ये सब बातें सुनकर इधर राजेश्वर पीरामल के दिल में तो एक आग लग जाती है। वो अब अपने मन ही मन में कहते हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अनंता सिर्फ और सिर्फ मेरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजेश्वर पीरामल भी अनंता को दिल से चाहते थे, लेकिन कभी उसके सामने उसने अपने दिल की बात को कभी व्यक्त नहीं किया। अब वो अपने मन में ही कहते हैं, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे वो किंग ही क्यों ना हो। वो किंग की नहीं हो सकती। इस किंग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। आखिर कौन है ये किंग? अरे मेरे गुरुदेव मुझे ही शागिर्द बनाने वाले थे। पहले तो इसने मेरे शागिर्द का पद छीन लिया और अब मेरी अनंता को भी। मैं इसे अनंता को अब खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं इस किंग को ही हटा दूंगा, क्योंकि अगर किंग ही नहीं रहेगा तो अनंता को ये मुझसे नहीं छीन सकता। अब तो मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा, क्योंकि जब इसने मेरे पद को छीना, जब इसने मेरे शागिर्द बनने से मेरे अधिकार को छीना, तब तो मैं फिर भी चुप रह गया था, लेकिन इस बार नहीं। मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये किंग मुझसे मेरी अनंता को कैसे छीनता है। देखते ही देखते इधर किंग और अनंता का प्यार गहरा होता जा रहा था, तो वहीं किंग अब उन गाँव वालों की नज़र में किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि किंग ने अपनी सूझबूझ के अनुसार जिस तरह से उस गांव में होने वाली सभी समस्याओं का वो फैसला लेते थे, उसे अब वो गांव वाले सभी ही उसे भगवान के बराबर समझने लगे थे। और ये सब राजेश्वर पीरामल से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब से किंग यहाँ पर आए थे तब से मानो ऐसा लग रहा था कि राजेश्वर के अंदर एक ज्वाला सी भड़कती जा रही थी। उन्हें पता था कि काफी दिनों से किंग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगर वो फेल हो गया और उसमें कोई भी गड़बड़ हो गई तो किंग का नाम बदनाम हो जाएगा। और राजेश्वर पीरामल यही तो चाहता था, क्योंकि उसे किंग के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छे से पता था। वो सब कुछ देख चुका था कि किस तरह से लोगों के दिलों पर किंग अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर उनके इन एक्सपेरिमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर शायद इन लोगों की नज़रों
से किंग के नाम की ये पट्टी उतर जाएगी। यहाँ राजेश्वर पीरामल के दिमाग में अब उनके इस एक्सपेरिमेंट को फेल करने के लिए बहुत कुछ चल रहा था। तो वहीं किंग अभी अनंता के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। या अनंता अब किंग से कहती है, कब शादी करोगे मुझसे? देखो अब जल्दी से बताओ। इधर अनंता की इस बात पर अब किंग कहते हैं, बहुत जल्द शादी करेंगे अनंता। इधर ये सुनते ही अब अनंता कहती है, जल्दी करना, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मेरी शादी कहीं और तय हो जाएगी। इस बात पर अब सिकंदर कहते हैं, बहुत ही जल्द शादी करूंगा तुमसे। इस बात पर अब अनंता कहती है, तुम मुझे अपना चेहरा कब दिखाओगे? बचपन में तो तुम बहुत ही क्यूट थे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि बड़े होने के बाद तुम वैसे ही हो या कुछ बदल गए हो। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है किंग। अब ये कहते हुए ही अनंता अब किंग की मास्क को हटाने ही वाली थी कि तभी किंग अब उसे रोकते हुए ही कहते हैं, नहीं अनंता, ये मत करो प्लीज। इस बात पर अब अनंता कहती है कि अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना है और टाइम पर मुझसे शादी भी नहीं करना है, तो फिर तुम्हें करना क्या है? हाँ, ये कहते हुए ही अनंता अब थोड़ी सी नाराज हो जाती है, क्योंकि ना तो किंग अब उसे यहाँ पर शादी के बारे में बता रहे थे और ना ही उसे अपना चेहरा दिखा रहे थे। इधर ये कहते हुए ही अनंता अब किंग के कॉलर को अब अपने हाथों से पकड़कर अब उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मुझसे शादी कब करोगे? अनंता की इस बात पर अब किंग कहते हैं, अनंता, तुम्हें पता है ना कि तुमने किसके कॉलर को पकड़ा हुआ है? अब किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने किंग के कॉलर को पकड़ा हुआ है। किंग, तुम दुनिया के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरे सिकंदर ही हो। अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग अपने हाथ को अनंता के मुंह पर रखते हुए कहते हैं, अरे मेरी अम्मा, बस भी कर। अगर किसी ने सुन लिया तो सच में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है कि किंग के पीछे किसका चेहरा है। अगर तुमने यहाँ पर मेरा नाम भी लिया तो यहाँ पर किसी को भी अगर वो सुनाई दे गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब किंग की इस बात पर अब अनंता किंग के हाथ को पे अपने दांतों से काट लेती है और अब वो काटते हुए कहती है, तुम मेरा मुंह कैसे बंद कर सकते हो किंग? हाँ, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इधर अनंता की इस हरकत पर अब किंग बहुत ही हैरान होते हैं और उसकी ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, आपकी हाई कमांड है, आप हाई कमांड है, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये सुनते ही अब अनंता कहती है, कोई हाई कमांड नहीं हूँ मैं, ओके? मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाते हो और ना ही मुझसे शादी कर रहे हो, इसलिए कहाँ से हुई मैं हाई कमांड? हाँ, अगर इतना ही हाई कमांड है तो मेरी इन दोनों ही इच्छाओं को अभी के अभी पूरा करो। इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम्हारी दो विश में से मैं एक तो अभी भी पूरी कर दूंगा। ये सुनते ही अब अनंता के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अब किंग को एक कसकर हक कर लेती है और वो कहती है, आई लव यू सिकंदर। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब सिकंदर भी कहता है, यू आर माई लाइफ अनंता। जहाँ अनंता और किंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुरुकुल में सिकंदर के खिलाफ यहाँ पर साजिशें रची जा रही थी और गुरुदेव अपने सालों की तपस्या और अपने नॉलेज को यूज करके वो एक केमिकल बना रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वो केमिकल बन गया तो वो इसे समाज का भला कर सकते थे, इसलिए गुरुदेव अब अपना सारा काम किंग के कंधों पर छोड़कर अपने उस केमिकल में लगे हुए थे। वो अपने काम में काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि आश्रम में बाहर क्या कुछ हो रहा है। उन्हें सब कुछ किंग पर ही पूरी तरह से छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी अनुपस्थिति में किंग अब सब कुछ संभाल लेंगे और वैसे भी आश्रम की ड्यूटियों से वो अब फ्री हो चुके थे और वो अपने रूम में ही थे और उस रूम में आने की परमिशन तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों को थी, एक अनंता और दूसरे किंग। इन दोनों के अलावा अब उसके रूम में कोई आ जा भी नहीं सकता था।
वहीं इधर दूसरी तरफ किंग का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लास्ट स्टेज पर था और वो वहाँ पर नहीं थे उनके रूम में। यहाँ पर जब राजेश्वर पीरामल जाते हैं, क्योंकि राजेश्वर पीरामल को पहले से ही पता चल गया था कि किंग अभी अपने कमरे में नहीं है और अब वो किंग के रिसर्च को ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो क्या रिसर्च कर रहे हैं। इधर कुछ ही देर तक वो ढूंढने के बाद जब उन्हें वो पेपर मिल जाता है तो अब वो उस पेपर को लेकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। राजेश्वर पीरामल को पता था कि गांव वालों की बहुत ही उम्मीदें जुड़ी हुई हैं किंग के इस एक्सपेरिमेंट के साथ, इसलिए वो बस इस एक्सपेरिमेंट को अनसक्सेसफुल करना चाहते थे ताकि गांव वालों की सारी उम्मीदें इस एक्सपेरिमेंट के साथ ही टूट जाएं और वो इस किंग को भगवान की तरह पूजना बंद कर दें। वो बस जब इस रिसर्च को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो जैसे जैसे ही उसे पढ़ना शुरू करते हैं तैसे तैसे जैसे पढ़ते हैं उसकी तो हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। वहीं इधर दूसरी तरफ अनंता भी किंग को उस शिव मंदिर में लेकर आ गई थी जहां पर ये कहानी अभी बूढ़ी अम्मा के द्वारा सुनाई जा रही थी। इधर उस मंदिर में आने के बाद अब अनंता कहती है यहाँ शिव के सामने अब अपना मास्क हटाओ, क्योंकि देखो किंग यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें और तुम्हारे चेहरे को अभी यहाँ पर देखेगा। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग अब अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, सच में तुम नहीं मानोगी ना अनंता। ये कहते हुए किंग पहले चारों तरफ देखते हैं। जब उन्हें आश्वासन हो जाता है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है तो अब वो धीरे धीरे से अपने चेहरे का मास्क हटा देते हैं। इधर किंग को देखकर तो अब अनंता कहती है, सिकंदर सच में तुम तो पहले से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गए हो। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, अब तो खुश हो ना, तुम देख लिया ना तुमने मेरा चेहरा। अब किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, हाँ सच में मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे ये भी बताओ कि अब तुम मुझसे शादी कब करोगे। अनंता की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम्हें शादी करने में क्या जल्दी हो रही है, अरे अभी तो तुम 20 साल की ही हो। इधर ये सुनते ही अब अनंता कहती है, मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है और जनाब आप खुद को तो देखिए, अब क्या दादाजी की उम्र में पापा बनना है क्या। इधर ये सुनते ही किंग अब यहाँ पर अनंता के सिर पर एक टपली मारते हैं और कहते हैं, कुछ भी, सच में अनंता तुम कुछ भी बोलती रहती हो। और वो कहते हैं, तुम मुझे बूढ़ा कह रही हो। हाँ, इस बात पर अब अनंता कहती है, मैं क्या करूं राम, मुझे सच में बूढ़ा मिल गया। इधर ये कहते हुए ही अनंता भागते हुए ही अब उस कुंड की तरफ जाने लगती है तो वहीं किंग भी अभी अनंता के पीछे पीछे उस कुंड की तरफ जाने लगते हैं। उस कुंड की तरफ जाने के बाद अब अनंता और किंग दोनों ही अब अपने पैरों को उस पानी में रखते हैं और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। या अनंता अब अपने सिर को किंग के कंधे पर रख देती है और वो दोनों अब एक दूसरे में यहाँ पर खोए हुए थे, एक दूसरे में जहाँ ये एक दूसरे के साथ अपना अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजेश्वर ने अपने दिमाग में अपना प्लान बना लिया था कि उसे कैसे उन्हें उस किंग को यहाँ से भगाना है और खुद उसकी जगह ले लेनी है, क्योंकि अब तक उस रिसर्च का पेपर उन्हें मिल गया था। वो अब उस रिसर्च को अपने रूम में लेकर जाकर वहाँ पर रख देते हैं और खुद उस रूम में आ जाता है और अब वहाँ पर एक केमिकल को ढूंढने लगता है। और अब वो अपने मन में ही यही सोचता है कि बस एक तीर से निशाना लगाना है, उसके बाद गुरुकुल भी मेरा और अनंता भी मेरी। इधर ये कहते हुए ही राजेश्वर पीरामल अब वहां से एक केमिकल को उठाकर अब उस दूसरे केमिकल में मिला देता है, जिसे किंग ने एक एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ था। इधर अपना काम पूरा करने के बाद अब वो वहां से निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है और अब वो अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। इधर कुछ ही देर में वहां पर अब क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के केमिकल को एक में इकट्ठा कर दिया गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर अब एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की आवाज को सुनकर तो आश्रम में जितने भी लोग थे वो सभी अभी उस आवाज से सुनकर डर जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ
हुआ और डर के मारे वो अब अपने अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो वहीं गुरुदेव भी, जो कि अभी अपने कमरे में अपने ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो अपना केमिकल बना रहे थे, वो गुरुदेव भी अब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और अब अपनी आंखों से उस ब्लास्ट को देखकर अब वो कहते हैं, किसकी लापरवाही से हुआ है ये सब। गुरुदेव की ये बात सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, ये काम तो आपके किंग ने किया है ना। अरे इतनी लोगों की जान को खतरे में डाला है उस किंग ने। वो आपका शागिर्द भला कैसे हो सकता है गुरुदेव। इस इंसिडेंट के बाद सभी अब किंग के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब लगने लगता है कि सच में किंग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है वो तो शुक्र है किसी की जान माल को कोई खतरा नहीं हुआ, नहीं तो उससे उन सब की जान भी जा सकती थी। यहाँ गुरुदेव भी अब अपने मन में सोचते हैं कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आज से पहले तो कभी सिकंदर ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। इवन करना तो दूर, उनके हाथों से तो ऐसी गलती भी नहीं हुई है। ये जरूर किसी और ने किया है, क्योंकि भले ही यहाँ पर राजेश्वर पीरामल ने सारा का सारा भांडा यहाँ पर सिकंदर पीरामल पर छोड़ दिया था, लेकिन अब यहाँ पर गुरुदेव को भी लग रहा था कि जरूर किसी ने उनके खिलाफ ये सब कुछ किया है, क्योंकि वो सिकंदर पीरामल को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इसके यहाँ पर इस गड़बड़ को करने वाला कोई और है तो वो कौन हो सकता है। पता नहीं क्यों आज की ये काली रात मुझे कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही है। जरूर कुछ ना कुछ और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद अब गुरुदेव को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए भी यहाँ पर वो कहते हैं, हे महादेव आज की रात संभाल लेना आप प्लीज। मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस काली रात की अनहोनी की ये तो अभी शुरुआत ही है, जहां आश्रम में आज की रात एक तूफान को दस्तक दे चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर सच में जिसकी आशंका गुरुदेव को भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर राजेश्वर पीरामल के इस वजह से ही गुरुदेव का मन बहुत ही बेचैन हो गया था। अब उन्हें लगने लगा था कि ये एक शुरुआत है, इसके आगे ना जाने अब क्या क्या होगा, क्योंकि जहाँ पर यहाँ पर एक कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद तो ना जाने जिसने ये सब कुछ किया है वो आगे क्या कुछ कर सकता है।